हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ लेते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। हमारा चैप्टर नंबर है 5, जिसका हमने क्लास में थ्योरी पढ़ा दिया था। सिंगल रेनफोर्समेंट और डबल रेनफोर्समेंट के बारे में, बीम सेक्शन जो हमारा है। तो आज हम उसी की बेसिस पे हमारा न्यूमेरिकल छूटा था, तो आज हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले थोड़ा देख लीजिए सिंगल रेनफोर्समेंट बीम क्या है, ठीक ना। हमें जो स्टडी करेंगे हम जो सिंगली रेनफोर्समेंट वो लिमिट स्टेट्स मेथड से कर रहे हैं, और इसमें हमारा कोड IS 456/2000 अलाउ, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम इसका सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए हमने क्या किया, एक बीम बनाया है, ये बीम सेक्शन बनाया है, जिसमें हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट है, ठीक ना। तो हम कैसे जानेंगे हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट? जब किसी बीम में, ठीक ना, जब किसी बीम में बॉटम साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाए, मतलब स्टील बार प्रोवाइड किया जाए बॉटम साइड टेंशन जोन, मतलब टेंशन जोन में, ये टेंशन जोन है, ये हमारा कंप्रेशन जोन है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक ना, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। जब हमारा बीम के बॉटम साइड में कंक्रीट या किसी एक सिंगल साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाए, उस बीम को सिंगली रेनफोर्समेंट बीम कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए हमारे ये हमारा बी है, विड्थ है, ये हमारा ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ, विड्थ ओवरऑल डेप्थ। और जो हम कंक्रीट जो मतलब स्टील प्रोवाइड करा रहे हैं, रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके सेंटर से उनके बीच की दूरी इफेक्टिव डेप्थ है, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो गया। और जो कंक्रीट से बीम के बीच की जो दूरी होती है वो इफेक्टिव कवर हो गया, जिसे हम इफेक्टिव कवर या क्लियर कवर बोल सकते हैं, ठीक। तो हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, ओवरऑल डेप्थ, विड्थ, इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव कवर, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक। अब हमारा देख लीजिए न्यूमेरिकल हमारा छोटा था, उसमें हम बता दें एक डाटा अज्यूम कर लीजिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया है। जैसे हमारा कोई बीम दिया है जिसकी लेंथ हमारे 6 मीटर है, और जिस जो वाल होगा उसका थिकनेस बीम हमारे वाल पे होगा, ठीक ना। जैसे हमारा ये हमारा बीम है, इसके नीचे वाल है, ठीक है ना, ये वाल है। तो वाल की थिकनेस कुछ दी है, वाल की थिकनेस कितनी है, 750 mm, और लाइव लोड इस पर दिया है 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, जिसको एफ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ग्रेड ऑफ स्टील FE 415 हमें निकालना है। ये सब हमें डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक ना। और जो हमें निकालना, हमें फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ स्टील। तो देख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जब न्यूट्रल एक्सिस डिजाइन करेंगे, मतलब जब निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो XU मैक्स अपॉन D इक्वल टू 0.48, जो हमारा कोड में दिया है, पेज नंबर IS कोड में देखेंगे, पेज नंबर हमारा 70 पे दिया रहेगा। ये चीज़ हमारा पेज नंबर 70 पे दिया है, IS कोड में देखेंगे तो ये वैल्यू हमें दी रहेगी। फिर हमारा दूसरा स्टेप रहेगा कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। सिंपली सपोर्ट किट के लिए हम निकाल रहे हैं, हमारा केस है, हम जो स्टडी कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हमारा है L/D इक्वल टू 20। हमने आपको ये 1वें स्लैब में आपको बताया था, 2वें स्लैब में हमने इसको बताया था आपको, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ये भी हमारे कोड में दिया रहेगा। ये हमारा 20 दिया है, जो लेंथ अपॉन डेप्थ का रेशियो है वो हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 दिया रहेगा। इसी तरह कंटिन्यूअस कैंटिलीवर के लिए कोड में दिया है हमारा। ये देख लीजिए हमने यहाँ से अपना डेप्थ निकाल लिया, ठीक। तो हमारा आप जानते हैं थंब रूल के अनुसार B इक्वल टू D/2 रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो B हमारे यहाँ से देखिए, D हमारे यहाँ से B हमने निकाला है, तो D हमारे यहाँ से 300 हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक। D हमारा 300 आया।
इफेक्टिव डेप्थ हमारा ये इफेक्टिव डेप्थ 300 mm आया। फिर यहाँ से हम विड्थ निकाल लेंगे, ठीक ना। जैसे हमें सेक्शन जो हमारा बीम है उसका कोई मतलब डायमेंशन नहीं दिया, तो डायमेंशन भी हमको निकालना पड़ेगा। हमारा रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है बीम, तो उसका सेक्शन को उसका डायमेंशन भी निकालना पड़ेगा। तो डायमेंशन निकालने का ये प्रोसेस है। बी हमारा 150। ओवरऑल डेप्थ देख लीजिए क्या है। जो हम क्लियर कवर जो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से जो कंक्रीट के सेंटर से और बॉटम बीम के बॉटम से जो हमारा क्लियर कवर होता है, हम मिनिमम उसको लेते हैं इफेक्टिव कवर या क्लियर कवर वो हम लेते हैं 25 से 30 mm ले सकते हैं। यहाँ से के बीच की जो हमारा कवर होता है वो हम 30 mm ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ ओवरऑल डेप्थ निकाला, डी इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, ठीक ना। 300 प्लस 30 इक्वल टू 330, हमने इसको मांग लिया है 350 mm। अब आइए देख लेते हैं इफेक्टिव लेंथ। अब हम इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, उसका जो लेंथ है। तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया है 6 मीटर, ठीक है ना। लेंथ हमारा दिया रहेगा, क्वेश्चन में हमारा ये सब डाटा दिया रहेगा। इसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन में डाटा अज्यूम करके न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो डाटा है 6 मीटर लेंथ दिया रहेगा। तो इफेक्टिव लेंथ निकालने का तरीका ये है, यल प्लस इफेक्टिव डेप्थ, और एक है लेंथ प्लस वॉल थिकनेस। इन दोनों में से जो वैल्यू हमारी छोटी आएगी उसको लेकर हम आगे वाले प्रोसेस में कंसीडर करेंगे। हम मैक्सिमम वाला नहीं लेके चलेंगे, हम छोटा वाला लेंथ इफेक्टिव लेंथ लेके चलेंगे। तो देखिए हमारा इफेक्टिव लेंथ 6 मीटर प्लस हमने जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ था 300 को हमने 300 mm था, तो हमने 300 मीटर को 0.30 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 6.30 मीटर आ गया है। फिर यहाँ पर वॉल थिकनेस हमारा 750 mm था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.75। तो ये हमारा ये लेंथ आ गया। इनमें से हमारा जो मिनिमम रहेगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी कम है, इफेक्टिव लेंथ हमारा ये कम है, तो इसको लेके आगे हम कंसीडर करेंगे। तो देख लीजिए लोड कैलकुलेशन चौथा स्टेप हमारा, तीसरा स्टेप है लोड कैलकुलेशन। हमारा लाइव लोड दिया रहेगा क्वेश्चन में, कोई भी लोड दिया रहेगा हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर हमारा डेड लोड 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब में हमने बताया था क्या फार्मूला है। तो बी इंटू डी इंटू 25 हमारा यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, मतलब कंक्रीट का यूनिट वेट होता है। वहीं प्लेन कंक्रीट का हमारा 24 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट कंक्रीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमारे यहाँ पे यूनिट वेट हमारा 25 रहेगा। तो डेड वेट के लिए हमारा बी 1 मीटर की हमारा बी क्या है 150 mm था, तो हमने मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया 0.15। डी हमारा 300 mm 350 mm था, तो हमने इसको mm में इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। फिर इसमें हम देखिए टोटल लोड हमने किया 3, मतलब दोनों को जोड़ लिया, फिर 9.31 इतना है। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप भी कैलकुलेट लेके चलिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके अलावा मतलब स्टेप बाय स्टेप तो यही रहेगा। इसके साथ आप अपने बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा के इसी की बेस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो हमने देखिए टोटल लोड कर लिया, फिर हमने इसमें फैक्टर लोड से 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इतना हमारा फैक्टर लोड आ गया। फिर मोमेंट कैलकुलेशन, हमने मोमेंट कैलकुलेट एम यू लिमिट अल्टीमेट मोमेंट हमारा जो हमारा बेंडिंग जो बीम होता है उस पर हमारा यूनिफॉर्मली लोड लगा रहता है। जैसे ये हमारा वाल है, ठीक है ना, तो वाल से जितना लोड इस पर लगेगा इधर, इतना वाल इधर लगता है। आप देखे होंगे बीम हमारा पॉइंट लोड नहीं लगता है, ठीक, हमारा बीम पे हमारा यूडीएल लोड लगता है। यूडीएल जो लगता है तो उसका मोमेंट हमारा WL² अपॉन 8 है, ठीक ना। तो हमने हमारा जो ये
फैक्टर लोड आया, फिर हमारा जो लेंथ मिनिमम यहाँ से आया था, इसको देखिए ऐसे कैलकुलेट कर लेते इतना आया समथिंग समथिंग हमारा मोमेंट आया है। अब मिनिमम रेनफोर्समेंट डेप्थ हम निकालेंगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट यहाँ से हम मिनिमम डेप्थ मतलब हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ हम निकालेंगे। यहाँ देखिए एम यू लिमिट इक्वल टू 0.36 मैक्स। तो ये हमारा आई एस कोड ये हमारा जो फार्मूला है ये आई एस कोड 456 में पेज नंबर 96 पे दिया हो। आप कोड साथ में लेके बैठिएगा, न्यूमेरिकल के साथ, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करें कोड लेके साथ में बैठिएगा और कैसे भी साथ में लेके देखिए। प्रोसेस हम जो बता रहे हैं वो वही रहेगा, थोड़ा बहुत हमारा मिस्टेक हो जाएगा ये कैलकुलेट करने में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, देखते रहिएगा। तो देखिए हमने यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ निकाला, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर इफेक्टिव डेप्थ निकाला है। फिर देखिए हमारा डी इक्वल टू आ गया। यहाँ से हमने ये वाला फार्मूला आप कोड से देख लेंगे पेज नंबर 96 से। इसको इस पर कैलकुलेट, इसको इस पे वैल्यू रखेंगे। फिर यहाँ डी की वैल्यू है, यहाँ बी हमने बताया था थंब रूल के अनुसार, बी की जगह d/2 इंटू डी स्क्वायर। एफ सी की वैल्यू 20 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग इतना आएगा। ठीक, फिर छठा स्टेप हमारा एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया स्टील में आप ये फार्मूला है सिंगली रेनफोर्समेंट में। देखिए हमारा मोमेंट निकलेगा एक, एरिया ऑफ स्टील निकलेगा एक। ये अगर डबल में हम डिजाइन करें तो मोमेंट वहाँ पे 2 निकलता है, एरिया ऑफ स्टील भी 2 निकलता है। यहाँ पर हमारा सब सिंगल निकल रहा है। तो जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है आप इसको देख लीजिए, ये फार्मूला हमारा IS 456 2000 पेज नंबर 96, पेज नंबर ये भी 96 पे दिया होगा फार्मूला, इसको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ से AST कैलकुलेट करेंगे। MU देखिए, MU वैल्यू ये वाला हम रखेंगे। फिर इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। फिर हमारा AST इतना आया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा एरिया ऑफ स्टील इतना है, तो मतलब इतना तो आया है। तो चेक करेंगे कि सही है, कहीं कम तो नहीं है, कहीं ज़्यादा भी तो नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कि एरिया स्टील हमारा सही है कि नहीं। तो चेक हम कर लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो AST अपन इक्वल टू 0.85 अपन FY। ठीक, ये भी आप देख लीजिएगा। ये जो हम चेक कर रहे हैं ये भी अपने कोड में दिया है IS 456 में। ये पेज नंबर 47 पे देख लीजिएगा। अब ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ से, नहीं तो हम दिखा देते, इसलिए हमने अपना पूरे स्टेप बाय स्टेप अपना कर लिया है। अगर हम आपको कोड दिखाएंगे तो उसमें समय लगेगा, क्लास में रहते तो हम आपको दिखा देते। वैसे अब हम बता दे रहे हैं, आप लोग पेज नंबर इस पर देख लीजिए, देखते रहिएगा, ठीक ना, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे एरिया ऑफ स्टील समथिंग 163 कुछ आएगा। ठीक, तो ये हमारा मिनिमम। अब मैक्सिमम हम देख लेते हैं। 4/100 मतलब 4/100 मतलब 4% हम जो एरिया ऑफ स्टील का ले रहे हैं ना, उसका 4% हम एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ पर हमारा जो है, तो ये 4% हम ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 4/100 गुणे बी, डी हमारा 430, यहाँ पर देखिए हमारा 3440 कुछ इतना स्क्वायर mm² हमारा मैक्सिमम एरिया मतलब रेनफोर्समेंट आया है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि देखिए इन दोनों के बीच में हमारी जो एरिया ऑफ स्टील आई है ये हमारा सही है, ना हमारा ज़्यादा आया है ना हमारा ज़्यादा कम आया। इन दोनों के बीच में हमारी एरिया ऑफ स्टील आई है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट ये आपको क्लियर है ना, ये 430 कहाँ से आया है? 400 हमारा तो ओवरऑल डेप्थ है। देखिए
यहाँ पर हमने जो 400 वैल्यू लिया है, देखिए यहाँ पे समझिए, जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ आया था यहाँ से जो हमने मिनिमम डेप्थ मिनिमम रिक्वायर इफेक्टिव 2 निकाला था, तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ निकाला था 400 निकाला था। अब इसमें जब हम ओवरऑल डेप्थ निकालेंगे तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है तो डी प्लस डी डैश मतलब जो हमारा क्लियर कवर है, तो उसका भी जो हमारा इसमें देखिए जो हमारा रेनफोर्समेंट और इसके बीच में जो हमने बताया तो उसका मिनिमम कितना रेशियो ले सकते हैं, 25 से 30 ले सकते हैं। तो इसी को हमने क्या किया है, इसी को हमने, तो ये हमारा इफेक्टिव डेट 400 है, ये प्लस हमने 30 ऐड कर दिया तो हमारा 430 हो गया। तो हमारा ये ओवरऑल इफेक्टिव डेट को हमने ये यूज किया है। अब देख लीजिए, अब हमने क्वेश्चन में पूछा था कि हमारे एरिया ऑफ स्टील और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमने बताया था। देखिए जो पिछला हमारा उसी के अनुसार हमने यहाँ हमने थोड़ा क्या किया कि अपना जो हम बता रहे हैं एरिया ऑफ स्टील, या तो एरिया ऑफ स्टील हम या तो अपना 588 ले लें जो हमारे पिछला आया था, या देखिए 588 के तकरीबन या उसके अप्रॉक्स एबव कुछ एरिया ऑफ स्टील चार बार हम ले लेते हैं, मतलब 4 राउंड ले लेते हैं, और जो चारों की जो डायमीटर होगी वो 16 mm होगी, ठीक ना। तो देखिए हमने AST 4 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो डी डाय स्टील ऑफ बार जो बार का जो डायमीटर है उसको इसमें इससे कर दें तो 804 आ गया हमारे एरिया ऑफ स्टील। या तो हम पिछला जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है उसको लेके भी हम इस पर कंसीडर करते हैं। तब यहाँ से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब पूरा पिछला ही डाटा रहेगा उसी को हम लेके इस पर कंसीडर कर रहे हैं, इसी पे फाइंड आउट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। या तो एरिया ऑफ स्टील वही ले लीजिए या तो चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। क्या है ना कि देखिए सिग्मा यू मैक्स अपॉन डी इज ग्रेटर देन एस यू बाई डी, अगर है तो हमारा केस अंडर रेनफोर्समेंट है। हमने आपको बताया था शुरू में जब सिंगली हम पढ़ रहे थे थ्योरी वाले लेक्चर में, हम जब क्लास में आप लोग को बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि हमारे जब भी हम डिजाइन करेंगे तो इसमें हमारे 3 केस हैं, बैलेंस है, अंडर रेनफोर्समेंट, ओवर रेनफोर्समेंट, ठीक ना। जब हमारा या डी को इसके काट दीजिए या एक्स यू मैक्स एक्स यू से कंसिडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब हमारा एस यू मैक्स अपन डी का वैल्यू ज़्यादा हो तो हमारा अंडर एनफोर्समेंट होगा, मतलब जो हम बीम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एरिया जो मतलब स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने एक लिमिट के हिसाब से अंडर मतलब कम ही रख के प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। और ओवर एनफोर्समेंट क्या है कि हम जो कंक्रीट है कंक्रीट कम यूज कर रहे हैं और एरिया मतलब स्टील हम ओवर एनफोर्समेंट मतलब ओवर ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बार प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। केस का ये समझ आइए, जब हमारा इससे हमारा ग्रेटर वैल्यू हो तो म्यू की जो फार्मूला होगा, ठीक, देखिए अभी एक्स यू मैक्स डी निकाले हैं, अब इसको आप जानते हैं कि हमने 0.48 हमारा जो पेज नंबर 96 पे दिया है उसको हमने जब आपको बताए हैं जो एक्स यू मैक्स अपान डी की वैल्यू है वो हमारा कोड में 70 नंबर पेज पे दिया है जिसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 0.48 होता है, ठीक। और जो इसका एक्स यू मैक्स का फार्मूला है 0.87 FYAST अपान 0.36 FQ, तो ऐसे हमने कर दिया है। तो एक्स यू बाय डी की वैल्यू ये आई है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ये वाली वैल्यू कम है। जब ये तो जब देखिए क्या है ना कि जब ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाए ओवर एनफोर्स हो जाए तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम ना अपना डिज़ाइन नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। देखिए तो एक्स यू मैक्स
बाई डी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स अपॉन डी। अब देखिए हमने एम यू लिमिट ऐसे निकाल दिया है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको थोड़ा ये मोमेंट अपना चेक कर लीजिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते रहिएगा, स्टेप आप देखते रहिएगा, बाकी सब वही रहेगा। ये वाला फार्मूला आपको कोड में दिया है, पेज नंबर आप देख लीजिएगा, ये 96 पे दिया रहेगा। वहाँ से फार्मूला हो, और ये वाला फार्मूला उसी पे दिया है 96 पे, ये भी दिया होगा पेज नंबर 96। आपको 96, 47, 70 यही पेज ही यूज करना है बीम के लिए, इस पे सारे फार्मूले आपके हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल हो गया सिंगल रेनफोर्समेंट के लिए। अब हम डबल रेनफोर्समेंट के लिए पढ़ लेते हैं। डबल रेनफोर्समेंट में क्या है कि इसमें हमारा दोनों साइड कंक्रीट एरिया जो स्टील होता है, या ऊपर ज़्यादा हो जाए या नीचे ज़्यादा हो जाए, मतलब एरिया स्टील दोनों साइड हमारा प्रोवाइड होता है, ठीक ना। और बाकी सेम उसी तरह हम IS कोड के अनुसार लिमिट स्टेट से इस मेथड को पढ़ रहे हैं। लिमिट स्टेट में क्या है कि जो हम आजकल जो डिज़ाइन कर रहे हैं बीम कॉलम स्लैब का, वो आजकल लिमिट स्टेट पे डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि लिमिट स्टेट में हमारा जो सेफ्टी लेके चल रहा है ना, जो हमने बताया था आपको सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेके हम चलते हैं, तो हम लिमिट स्टेट में यही डिज़ाइन करते हैं कि हम उसके साथ लोड के लिए सेफ्टी लेके चल रहे हैं। पहले क्या होता था, वर्किंग स्ट्रेस के लिए हम जो डिज़ाइन करते थे तो हमें उसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते, तो उसमें हम कोई सेफ्टी लेकर प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए आजकल हम लिमिट स्टेट से डिज़ाइन करते हैं, मेथड से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिमिट स्टेट मेथड से जो हमारा डबल रेनफोर्समेंट है, तो ये दोनों साइड आपका स्टील होगा। तो उसमें देखिए जो हमने हमारे बीम में जो डाटा होगा उसको हमने कंसीडर कर लिया है। अब इसके आगे क्या होगा कि जो डाटा हमें दिया रहेगा क्वेश्चन, उसको हमें लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम वही प्रोसेस करेंगे न्यूट्रल एक्सिस के लिए, जो हमारा पेज नंबर 70 भी दिया है, पेज नंबर IS कोड 70 भी दिया है, ठीक ना। सेम प्रोसेस वही, इसमें एरिया ऑफ स्टील 2 निकलेंगे, और क्या है मोमेंट भी हमको यहाँ पे 2 निकालने पड़ेंगे। तो देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सब आ जाए समझ में। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकाला है, ठीक है ना। वही पिछला हमने सिंगल रेनफोर्समेंट में पढ़ा है ना, एकदम सेम टू सेम उसी तरह है प्रोसेस, आपको इसी पे डिज़ाइन करना है। तो आप देखते चलिए, देखिए हमने इसमें इफेक्टिव डेप्थ ओवरलैड डेप्थ माना कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक। देखिए हमारा क्या है, इफेक्टिव कवर हमारा 20 mm इधर 20 mm इधर है, तो हमारा दोनों हो गया 40, तो इन्हें यहाँ से हमने 460। यहाँ पे देखिए हमारा डायमेंशन दिया है, ठीक, हमारा लेंथ भी दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने 460 हमारा इफेक्टिव डेप्थ। अब हमारा जो यहाँ से जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ, अब वही हमारा 460 है, ठीक। और हमारा क्लियर कवर है 20 mm 20 mm, इस साइड इधर इस साइड इधर, कंप्रेशन साइड और टेंशन जोन दोनों साइड में हमारा इफेक्टिव कवर है, छोड़ा गया है। अभी आप देखते रहिए, अब देखिए लोड कैलकुलेशन डिक्टो हमारा पिछला प्रोसेस है। देखिए हमने यहाँ पर ऐड किया है, फिर यहाँ पर हमने फैक्टर लोड 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया है। अब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे WL²/8। अब इसको ऐसे लेके चलते हैं, तो हमारा ये 264 न्यूटन mm। यहाँ देखिए किलो न्यूटन था, तो किलो न्यूटन में क्या किलो न्यूटन है, ठीक, हमारा ये किलो न्यूटन में। तो किलो का 3
और ये हमारा मीटर है। मीटर है तो ये इसको हमने तो मीटर में 3 है, 1 मीटर में 1000 होता है। तो 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ से, तो हमारा 10/6 हो गया। तो हमारा ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए हमारा 25 जो डेड लोड है BD25, बी हमारा देखिए 300 में दिया है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 25 हमारा यूनिट वेट है आप कंक्रीट का। देखिए अब हम मोमेंट निकाले तब अल्टीमेट मोमेंट निकालेंगे। ठीक ना, तो हमारा पेज नंबर IS कोड पेज नंबर 96 पे दिया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक ना, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम बस इतना बताएं कि 178 अप्रॉक्स कुछ आएगा, आप कैलकुलेट करते रहिएगा। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ स्टील हमारा हमने बताया था 2 मोमेंट निकलेगा। ठीक, MU हमारा वहाँ से निकला है, मोमेंट ऑफ मतलब कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट यहाँ पे, और ये अल्टीमेट मोमेंट। अब हमारा सिंगली में क्या था कि मैंने बस सिंगली में तब क्या था कि हम जो मोमेंट निकाले थे MU इक्वल टू MU लिमिटिंग मान लिए थे, जो हम दोनों को इक्वल बैलेंस सेक्शन पे हम उसको डिजाइन किए थे। ठीक ना, यहाँ पे ये देख लीजिए। फिर हम ST एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे यहाँ से। एरिया ऑफ स्टील, ये एरिया ऑफ स्टील का पीछे वाले स्टेप में देख लीजिएगा, फार्मूला आपको बताए थे, तो पेज नंबर 96 पे दिया रहेगा। ठीक है, पेज नंबर 96 पे दिया रहेगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील AST1 निकालेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट MU, ये भी हमारा पेज नंबर, जो एरिया ऑफ स्टील हम निकाले हैं हम कंप्रेशन जोन के लिए, वो भी हमारा पेज नंबर 96 पे दिया रहेगा। वहाँ से इसको फार्मूले पे फिर यहाँ से इसको निकालेंगे। ये इसको निकालने के लिए, इसको निकालने FSC को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ESC निकालना पड़ेगा। तो ESC निकालने का फार्मूला, ESC फार्मूला, तो ये भी हमारा पेज नंबर 96 पे दिया रहेगा। तो हमको पता है कि XUmax अपॉन D का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो अब इसको हमने D, हमको पता है D हमारा क्या है, D हमारा 400, इफेक्टिव डेथ हमारा 460 है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करें तो XUmax यहाँ से निकाल लिया। तो XUmax की वैल्यू हमने 220 -40, जो इफेक्टिव कवर हमारा ऊपर भी 20 mm था और नीचे भी 20 कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में हमारा जो इफेक्टिव कवर छूटा था 20 दोनों साइड छूटा था, हमारे दोनों 40 हो गया है। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से ESC निकल जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, हमारा IS कोड पे दिया है 456 पे, वहाँ पर आप चेक कर लेंगे। जो हमारा पेज नंबर पेज 70 पे दिया रहेगा, वहाँ पे आपको एक टेबल की तरह बना दिखा है। वहाँ पर आप देख लेंगे कि जब मतलब हमको ESC की वैल्यू हमारा ये आई है, तो हमारा जो हमारा जो फिगर बना है उसमें 0.2 M20 के लिए जो हम चेक कर रहे हैं, M20 के लिए हमारा वहाँ पर दिया होगा फिगर में, उस वहाँ से मैच करा लेंगे। तो हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 2 से 3 के बीच में कुछ ऐसे मैच करा लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो FSC 0.85 को ऐसे कर लेंगे, यहाँ से ऐसे वैल्यू रख के यहाँ से पुट आउट कर लेंगे, यहाँ से हमारा FSC पता चल जाएगा। फिर यहाँ से वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से ASC निकल जाएगा। अब हमारे दोनों मोमेंट हमको पता है, MU है, MU लिमिट, तो यहाँ से ASC एरिया ऑफ कंक्रीट पता चल जाएगा। इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव कवर हमें पता ही है, यहाँ से पुट आउट कर देंगे तो यहाँ से ASC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये देखिए ASC अप्रॉक्स इतना आएगा। फिर एरिया ऑफ स्टील जो हमारा पेज नंबर
ये भी हमारा 96 पे दिया रहेगा। ये भी हमारा फार्मूला दिया रहेगा। फिर सारा वैल्यू रखेंगे, फिर एस टी, फिर टोटल कर देंगे S1 S2, तो पूरा एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। अब चेक कर लेंगे कि हमारा एरिया ऑफ स्टील जितना आ रहा है इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट वैल्यू रख के हम चेक कर लेंगे। आप कोड और कैलकुलेटर के साथ में बैठे रहिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप सब इसी तरह है। आप इसी स्टेप के आधार पर बुक से कोई न्यूमेरिकल उठाइएगा, इसी स्टेप के आधार पे क्वेश्चन और सॉल्व करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपका 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर में। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 में दिया था शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ क्या है, जो हम IAS कोड 456 के अनुसार पढ़ रहे हैं इसको, ठीक ना। तो शियर स्ट्रेंथ क्या है, शियर क्या है बीम में, ये बीम स्लैब दोनों में सेम ही होता है। ये हम चेक करने के लिए भी हम बीम और कॉलम हमारे बीम स्लैब में चेक करने के लिए इनको यूज करते हैं। तो हमारा 3 स्टेप दिया है, एक नॉमिनल स्ट्रेस दिया है, एक हमारा डिजाइन स्ट्रेस शियर स्ट्रेस दिया है, एक हमारा मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेस दिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है देखिए, जब हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालते हैं टाउ भी डिजाइन शियर फोर्स अपॉन एरिया। शियर फोर्स वही जो जैसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारा बीम है, बीम पे हमारा यूडियल लोड लग रहा है तो इसका बेंडिंग मोमेंट ऐसे बनता है। तो जो बेंडिंग मोमेंट का जो फार्मूला है, जो हम मोमेंट निकाल रहे हैं, m इक्वल टू WL²/8, जब हम इसको शियर फोर्स में निकालते हैं, जब इसका शियर फोर्स बनाते हैं तो एप्रोक्स ऐसे शियर फोर्स बनाते हैं। तो इसका जो हम इसी लोड का जो हमारा यूडियल लोड लगता है, इसका शियर फोर्स डिजाइन हमारा WL/2 होता है। तो यही हमने डिजाइन शियर फोर्स SF, जो हमारा डिजाइन शियर फोर्स WL/8 ये हमारा वेट होता है, लोड होता है, ये हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है। तो हमने मान लिया है कि हमारा शियर फोर्स इतना आया है, तो यहाँ से ऐसे, और भी हमने मान लिया कि हमारा 1 मीटर है, 1 मीटर, और हमारा 150 mm है, ठीक, B/D, तो टाउ भी 0.016 हमने मान रखा है। आप कोई भी डाटा इस पर रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। डिजाइन स्ट्रेस क्या है, डिजाइन स्ट्रेस जैसे कि एरिया ऑफ स्टील जैसे हम निकालते हैं, पेज नंबर 73 है, वहाँ से देखिएगा पेज नंबर 73 पे जब एरिया ऑफ स्टील हम निकालते हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू क्या होता है 100 ST अपन BD। तो क्या होता है कि जैसे एरिया हमारा 100, एरिया ऑफ स्टील हम कुछ मान लेते हैं 276, जैसे हमारे जो क्वेश्चन में आया रहेगा उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्टील फिर 1000 गुणे 150, तो इसको देखिए क्या करेंगे हम, जो हमारा ग्रेड, अब इसको कॉल करेंगे तो कुछ समथिंग आएगा, समथिंग 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो जब हम इसमें जो हम डिजाइन के जो ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे, तो उसमें देखेंगे आप कि जो हमारे एरिया ऑफ स्टील का जो हमको, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप पेज नंबर 73 पे देखिएगा कि उसमें जो हमने जो मैक्सिमम जो डिजाइन शियर स्ट्रेस हमारी जो वैल्यू है, तो कोड में दिया रहेगा टेबल में 0. m ग्रेड ऑफ M20 के लिए, ठीक ना। उसमें देंगे तो 0.18 आया एरिया ऑफ स्टील हमारा, तो उसमें देखेंगे तो 0.15 के लिए वैल्यू हमारा दिया रहेगा समथिंग कुछ 0.28 कुछ, और उसके बाद हमारा 0.25 दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू दिया रहेगा 0.36। तो इन दोनों हमने आपको 1/2 स्लैब में आपको बताया था कि इसको कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे इसके डिफरेंस क्या है, मतलब 0.10 का डिफरेंस है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखें 0.08 का डिफरेंस, तो हमको 0.1 की 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 के लिए कितना होगा भाई, तो 0.8 अपॉन 0.10, ठीक। तो हमारा 0.1 के लिए हो गया, तो हमारा ये हमारा 1 मतलब 1 के लिए हो गया, ठीक। एक के लिए निकाल लें। अब हमको 0.18 का निकालना है। अब हमको 15 और 25 के बीच के मतलब 0.15 और 0.25 इन्हीं के बीच की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 0.15, तो उसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 0.03 हमारा ऐड कर देंगे, तो हमारा 0.1 का 8 आ जाएगा। तो हमको यहाँ से इसमें अब एक गुणे 0.03, तो यहाँ पर 0.08, हाँ 0.1 0 गुणे 0.03, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा समथिंग कुछ 2.24 आएगा। तो मतलब अब हमको तो हमारा ये इसकी वैल्यू पता हुई अभी, जो हमारा 18 के निकालना है। तो हमारा 3 डिफरेंस के बीच का हमें वाला वैल्यू पता है, तो हमारा लगभग 0.24 आ रहा है। तो 0.18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.28। हमारे को इतनी की वैल्यू निकालनी, तो 15 को हमको पता है और 3 की वैल्यू हमारे आई है 0.024। इसको ऐड कर देंगे तो हमारा डिजाइन शेयर स्ट्रेस आ जाएगा कितना, 0.304 न्यूटन पर mm², M20 के लिए, ग्रेड ऑफ M20 के लिए जो हमारा डिजाइन शेयर स्ट्रेस होगा। तो 0.1 के लिए हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हमारा डिजाइन शेयर स्ट्रेस हो गया। अब देखिए इसमें हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, तो टाउ सी मैक्स हमारा जो होगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ का मान M20 के लिए, जो टाउ सी मैक्स होगा M20 के लिए, तो टाउ मैक्स की वैल्यू 2.8 न्यूटन पर mm², जो हमारे पेज नंबर 97 पे दिया होगा, ठीक ना। 97 पे IS कोड में देखिएगा, पेज नंबर 97 पे दिया होगा। तो उसमें क्या है कि हमारा जब हमारा टाउ सी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउ सी मतलब डिजाइन शेयर स्ट्रेस से बड़ा हो, तो हमारी डिजाइन ओके होगी, ठीक। जब हमारा डिजाइन शेयर स्ट्रेस का जब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस से बड़ा हो, जब हमारा डिजाइन स्ट्रेस नॉमिनल से बड़ा हो तब ओके होगी। और जब हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नॉमिनल से बड़ा होगा तब हमारी वैल्यू ओके होगी। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 में दिया था डेवलपमेंट लेंथ क्या है, ELD इक्वल टू 0.85, फाई हमारा एरिया 1 बार ऑफ डाया है, मतलब जो सरिया यूज कर रहे हैं उसकी जो डायमीटर है वो हमारा फाई है। अब 4 टाउ भी क्या है, हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे हमारा जो सरिया है उस पर देखेंगे कि अपना ये प्लेन माइल्ड स्टील का होता है रॉड सरिया, ठीक ना। और आजकल जो जो जिसकी वैल्यू कोड में दी है, पेज नंबर आप देख लीजिए 47 पेज नंबर 48 पे दी, जो हमारा प्लेन बार के लिए जो हमारा 1.25 न्यूटन 1.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो हमारा प्लेन बार के लिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू होता है ये होता है। और जो हम डिफॉर्म बार आजकल यूज़ करें, डिफॉर्म बार का मतलब ये होता है जो आजकल हम सरिया यूज़ करें उस पर आप देखेंगे जो ये हल्का हल्का ऊपर से उठा रहता है, हल्का हल्का सा, उसको हम डिफॉर्म बार कहते हैं, जो आजकल हम वही यूज़ करें। तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ 60% इससे ज़्यादा होता है। ये डिफॉर्म बार का होता है, इससे 60% ज़्यादा होता है, या 1.2 गुणे 1.6 टाइम बड़ा होता है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई।
तो मतलब ये इतना होता है। इसको ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे। डाई अपना 10 मीटर हमने मान लिया है, ठीक। 4 गुड़ बॉन्ड ऑफ डिफॉर्म बार का जो आजकल जो सरिया यूज कर रहे हैं वो डिफॉर्म बार होता है, तो उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये, तो ये याद कर लीजिएगा। प्लेन बार के लिए होता है, डिफॉर्म बार के लिए ये होता है। प्लेन बार पे कोई उठा नहीं रहता, उस पर डिजाइन नहीं होता है। जो आजकल सरिया आता है उस पर जैसे डिजाइन टाइप होता है, देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है, जब हमारा डेवलपमेंट लेंथ ना बड़ा नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नॉट ग्रेटर 1.3 एमओन मोमेंट, जो हम क्वेश्चन में मोमेंट निकालते हैं और जो हमारा शियर फोर्स निकालते हैं, प्लस एल नॉट जो हमारा हुक, एल नॉट हमारा हुक होता है जो हम उसमें हुक यूज करते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन में मोमेंट आएगा, जो शियर फोर्स आएगा, उसको वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और हुक नॉट जो हम हुक यूज कर रहे हैं उसको हम 0 मान लेते हैं कि हम हुक को यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो यल की वैल्यू है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है नॉट ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस, अरे शेयर और डेवलपमेंट लेंथ चैप्टर नंबर 3 कवर हो गया, और सिंगली और डबली का जो हमारा न्यूमेरिकल छोटा था वो हमने कवर कर दिया। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, ताकि हम आपको बता सकें कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। अब बाकी सब स्टेप यही रहेगा, आप लोग भी बुक से कोई क्वेश्चन उठाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, धन्यवाद।